अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के घोटाले और चोरियां आम आदमी पार्टी के लिए की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दुर्गेश पाठक ने पार्टी के चंदे में ही सेंध लगा दी। यही वजह है कि भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। सचदेवा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा चोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक पर भी हमला करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदा चोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। सचदेवा ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इसमें ऐतराज क्यों है। मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं, उन्होंने 10 तरह के घोटाले और चोरियां पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले चंदा चोर ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। अभी तो जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं, अभी सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि और कितने लोगों ने अपना पेट भरा है। असल में आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क बनाया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर्स शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया। ये पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधा भेजा गया, जो कि विदेशी चंदे से जुड़े कानून FRCA का सीधा उल्लंघन है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स के जरिए इन नेताओं को करीब 29,000 अमेरिकी डॉलर्स भेजे गए थे। विदेशों से फर्जी पहचान या गलत दस्तावेजों के लिए चंदा लिया गया। चंदा देने वालों की पहचान को छिपाया गया। कुल 155 विदेशियों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया, लेकिन उनके 55 पासपोर्ट नंबर ही दर्ज हैं। कई बार एक ही पासपोर्ट नंबर से अलग अलग लोगों ने चंदा दिया। 201 डोनर्स थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ 51 ईमेल्स आई का इस्तेमाल किया गया, और वो भी 639 बार। 71 डोनर्स ने सिर्फ 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया। 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड से करीब 20 लाख रुपए का चंदा दिया। कनाडा के 19 नागरिकों से आई 51 लाख रुपए की जानकारी सही से दर्ज नहीं की गई है। एक कनाडियाई नागरिक ने आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के जरिए सीधा चंदा भेजा। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद ये एक्शन लिया गया। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गुजरात में 2027 में चुनाव होने हैं। केजरीवाल की पार्टी बड़ी अजीब है, हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आप चंदा चोर पार्टी है। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कि दुर्गेश पाठक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे को चोरी करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगा कर बैठे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। जिस वक्फ बाय यूजर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर कपिल सिब्बल और सिंघवी दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक शब्द नहीं कहा और न ही वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन 1 हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दे दिया है। फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में टपक पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि बीच में मत बोलो। सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को 1 सप्ताह तक पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि गैर मुसलमानों को केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है। एक्ट के कुछ सेक्शंस को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से बात कर कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। एसजी मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सीजेआई ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि अभी वो कानूनी नहीं कर रहे हैं, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा।
सीजीआई ने केंद्र से कहा कि वो उसको सुनेंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। सीजीआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्यवाही नहीं होगी। एसजी ने इस पर कहा कि ये बात कानून का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों, सबको सुनना संभव नहीं है, इसलिए इस पर एक दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजीआई ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निरस्त माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दें। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। 5 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा। अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो। वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा पेच वक्फ बाय यूजर को लेकर फंसा है। मुस्लिम पक्ष वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता देने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल की दलीलों में बार बार वक्फ बाय यूजर का जिक्र होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को न छूने के लिए कहा। लेकिन तमाम ऐसी संपत्तियां होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होगा, तो उनका इस आदेश के तहत क्या होगा? क्या सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है? ऐसी जमीनों के कागज दिखाने के लिए कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट के एक ही वकील ने इसके बारे में बताया। सीजीआई ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सरकार खुश होगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर कार्यवाही करने से सरकार को नहीं रोका गया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सीजीआई को इसी के बारे में बताने की कोशिश करते दिखे थे। एक अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 4,36,169 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इनमें से अधिकांश संपत्तियां 1995 के संशोधन के बाद हड़पी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट से कहा कि आप कोई आदेश न दें, 7 दिन के अंदर हम जवाब पेश कर देंगे। तब तक नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजेटेड है। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, और इससे लगता है कि ऐसी संपत्तियां जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वक्फ बाय यूजर हैं तो उनके कागजात मांगे जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में स्पष्टता अगली सुनवाई में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई यानी गैर अधिसूचित नहीं करेगी। लेकिन वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है, क्या है? ऐसे समझें कि जब कोई मुस्लिम कानूनी दस्तावेज बनाकर अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ बाय डीड कहा जाता है। यह वक्फनामे के रूप में लिखित होता है। ये संपत्ति रजिस्टर्ड हो सकती है। वक्फ करने वाले व्यक्ति को मुतवल्ली कहा जाता है। जब कोई संपत्ति लंबे समय से समुदाय द्वारा धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही हो तो उसे वक्फ बाय यूजर माना जाता है, भले ही कोई दस्तावेज मौजूद न हो। सबसे बड़ी बात ये लिखित नहीं होता। हालांकि ये कब से इस्तेमाल हो रहा है इसका रिकॉर्ड होता है। ज़्यादातर पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें इसी में आती हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पार्टी के पूर्व विधायक और केजरीवाल के करीबी दुर्गेश पाठक विदेशी मुद्रा की हेराफेरी मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। यही वजह है कि सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन का मामला दर्ज किया और उसके घर छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीआई की छापेमारी से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक
सब उसके बचाव में उतर आए। दुर्गेश पाठक पहले भी शराब घोटाला मामले में फंस चुका है और शराब घोटाले का पैसा गोवा के चुनाव में जिस वक्त खपाया जा रहा था, दुर्गेश पाठक उस वक्त गोवा के प्रभारी थे। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ सबूत हाथ लगे हैं। सीबीआई की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गुजरात में अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रही है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर से शुरू हो गया। पहले भी आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास किया गया, हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में डाला गया, पंजाब और दिल्ली में छापे पड़े, आज फिर वैसी ही एक नापाक कोशिश की गई। पार्टी के पीएसी के सदस्य और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पीएम मोदी ने सीबीआई को भेज दिया है, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गुजरात भेज दिया। संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिले थे। संजय सिंह ने कहा कि गुजरात में भाजपा की हालत पतली है। गुजरात के लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, लेकिन उन्हें डराने के लिए सीबीआई भेजी जा रही है। मोदी जी को गुजरात में हार की संभावना दिखाई दे रही है। इन्होंने पहले भी बहुत कोशिश कर ली, आगे भी जितनी कोशिश कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी हर तरह से दुर्गेश पाठक और उनके परिवार के साथ खड़ी है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस मामले में ये रेड हुई, लेकिन जो मामला बताया जा रहा है, ये राग तो बीजेपी लंबे समय से अलाप रही है। पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद ही छापे क्यों डाले गए? संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस भाजपा का तो नूरा कुश्ती का खेल चल ही रहा है। दिल्ली में जीती थी भाजपा, लेकिन नाच रहे थे कांग्रेसी। आपने सुना है क्या कि राहुल सोनिया के घर सीबीआई की ईडी की रेड हुई? रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे पूछताछ होती है और छोड़ दिया जाता है। हमारे नेताओं को तो 20-20 घंटे बैठा कर रखा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि गुजरात में केवल आम आदमी पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और ये छापेमारी उनकी हताशा को दर्शाती है। इतने वर्षों में भाजपा को यह समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। पिछले पाठक का नाम दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किया गया था। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं और दिल्ली के विधायक भी रह चुके हैं और पार्टी उन्हें गुजरात का सह प्रभारी बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। पहला कि मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप, वक्फ बाय यूजर का पेंच और फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का होना। सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर यह कह चुका है कि वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि एक विधि निकाय है, इसलिए वक्फ कानून से किसी धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाए जाने का कोई कारण नहीं बनता। दूसरी बात वक्फ बाय यूजर की है। यहाँ सवाल यह है कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं, चर्च बाय यूजर नहीं, तो फिर कैसे वक्फ बाय यूजर हो सकता है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमुखता से छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गैर मुस्लिमों को वक्फ प्रशासन में अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जबकि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पर ऐसा ही प्रावधान लागू नहीं होता। इस मामले में वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक विधि निकाय है और इसमें गैर मुस्लिमों का रहना जायज है। वहीं वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे इस बात का समर्थन करते हैं कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से हटा दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जजेस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुसलमान अब हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का भी हिस्सा हो सकते हैं? अदालत में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना विशेष रूप से बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मार्थ बंदोबस्तों की देखरेख करने वाली संस्था के धार्मिक चरित्र को कमजोर करता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू और सिख धार्मिक बोर्ड्स के विपरीत, जहां केवल संबंधित धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इस परिषद में सांसद और पेशेवर शामिल हैं जिनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नए कानून का ये प्रावधान धार्मिक संप्रदायों द्वारा अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुच्छेद 26 में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में उठे इस मामले पर वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने यह कहा कि ये सही सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को आज उठा रहा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में राम राज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के केस में ये सवाल उठाया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का रखरखाव करती है।
कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बनाम नजीर अहमद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक विधि निकाय है, न कि धार्मिक संस्था। एक और केस का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्फ के फैसले का रिव्यू हो सकता है, ऐसा तमिलनाडु हाईकोर्ट का आदेश है और इसके पास कोई स्वायत्त धार्मिक अधिकार नहीं। इस मामले में वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले की सीधी सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो कहा गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करता है तो ये गलत उदाहरण पेश करेगा। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और कहा गया कि भगवान शिव को हमारी रक्षा की जरूरत नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना। जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, बाय यूजर चर्च नहीं हो सकता, गुरुद्वारा नहीं हो सकता, तो वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? इसलिए वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट पर रोक लगानी चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार जितनी भी संपत्ति गलत ढंग से ली गई उसे वापस लिए जाने की कार्यवाही होनी चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।